नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव कह सकते हैं आप, क्योंकि शुरुआत तो बेहतरीन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऊपरी स्तरों से इंडेक्स बिकवाली दिखा रहा है और ऊपरी स्तरों से बिकवाली के साथ दिन के निचले स्तरों पर अभी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप आपकी स्क्रीन पर है, डे लो पर 16,873 ये इंडेक्स का लेवल है। 14 अंकों की महज बढ़त रह गई, जो एक समय में 100 अंकों से ज्यादा की थी। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% ऊपर रह गया है, जो कि एक समय पर 1% के आसपास की तेजी में कामकाज कर रहा था। सेंसेक्स भी अब मोर लेस फ्लैट हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% रह गया, जिस समय पहले 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा था। निफ्टी बैंक आज जो अब तक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, वो लाल निशान में आ चुका है, 56 अंक नीचे है और 37,700 के जोन्स में यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। तो बाजार में तेजी को बेचा गया और उस तेजी के बाद अब इंडेक्स डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर एक्सटेंड हुआ है मेटल स्पेस में, प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई है बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में। इसके अलावा कुछ हद तक आज सपोर्ट है फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी से। एफएमसीजी जो कि लगातार आज दूसरा दिन है जबकि बढ़िया तेजी वहां पर देखने को मिले। सिलेक्टिव स्टॉक्स वहां पर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बातचीत करेंगे आज हम प्रशांत सावंत से और उनसे हम समझेंगे इंडेक्स को लेकर उनकी राय रणनीति। साथ ही साथ प्रशांत जी से हम एक हीरो जीरो ट्रेड भी पूछेंगे, जो कि आमतौर पर वो एक्सपायरी के दिन देते हैं। देखते हैं कि किस तरह से आज वो मार्केट को रीड कर रहे हैं अपने हीरो जीरो ट्रेड में, और उनसे इंडिविजुअल कॉल्स पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शन के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि 17,000 का जोन जो है वो मेजर कॉल राइटिंग जोन बना हुआ है। कल कुछ हद तक अनवाइंडिंग थी, लेकिन नए वहाँ पर ओआई जो है वो एडिशन हुआ है और 17,000 के जोन्स पे मेजर कॉल राइटर्स फिलहाल आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा 16,900, 16,800 ये वो जोन है जहाँ पर पुट राइटर्स एक्टिव हैं, लेकिन हर तेजी में ऊपर कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी है। 17,000, 17,100, 17,200 इन सभी जोन्स पे आपको कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक के ऊपर नजर डालिए, 37,500 मेजर पुट राइटिंग जोन, लेकिन ऊपर 38,000 के जोन्स में, 37,800 के जोन्स में आपको मेजर कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हर तेजी के अंदर जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी एक्टिव है। नीचे आपको 37,500, 37,900 इन जोन्स के अंदर कॉर्पोरेट राइटर्स जो है वो एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन में फेरबदल हुआ है फर्स्ट हाफ और अब तक के सिनेरियो में। फर्स्ट हाफ में आपको तेजी ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी बाजार में, लेकिन अब क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऊपरी से इस तरह से बिकवाली आई है और फ्रंट लाइन इंडेक्स भी टूटा है, इसीलिए अब हीट मैप भी बियरिश साइड पे आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहां पर जो शुरुआती तेजी थी उसके बाद करीब करीब 100 ऐसे फ्यूचर हैं जो कि तेजी में हैं और करीब 42-46 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो कि शॉर्ट और अनवाइंडिंग के साथ कामकाज कर रहे हैं। जो शुरू में आंकड़ा था वो 80 के आसपास लॉन्ग्स थे और शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर भी 50 से 60 के आसपास थे। तो शुरुआत में 150 शेयर तेजी में थे, अब करीब करीब 100 शेयर तेजी में है और बाकी शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि आज भी हर तेजी को बेचा जा रहा है और आज भी यहाँ पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है तेजी में। क्या करना चाहिए इंडेक्स में? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल डाउ जोन्स और आज सुबह एसजीएक्स को देख के काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बाउंस, बट मैं काफी कॉशियस था कि जब तक हम स्पॉट लेवल में 17,175 के ऊपर नहीं निकलते, मैं थोड़ा सा बाइंग से रिलक्टेंट था, क्योंकि मैं देख रहा था कि हर बार जब हम 17,080, 17,100 इस जोन में स्पॉट पे जा रहे हैं, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो मैं चाह रहा था कि मैं जब ओवरनाइट लॉन्ग कैरी करूं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से करूं, इसीलिए मैं इंट्राडे या छोटे ट्रेड्स के लिए अवॉइड करके साइडवेज पे था। बट अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मूव आई है आफ्टरनून में, पहले मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद कॉल राइटर्स के अगेंस्ट मूव आएगी, बट जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है मुझे ये क्लियरली दिख रहा है जो पुट राइटर्स है उनके खिलाफ आज की मूव आ रही है और दोपहर को शायद ये मूव और स्ट्रांग हो सकती है। अगर मैं अभी सितंबर फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से बात करूं तो हम निफ्टी में करीबन 16,880 के करीब है और मुझे लग रहा है कि आज हम डेफिनेटली कल के लो को ब्रेक कर सकते हैं और करीबन 16,800 के नजदीक हम एक्सपायर हो सकते हैं। एक्सपायरी आज की हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की राय तो मेरी आज बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी खरीदारी करनी होगी मेरे हिसाब से कल के दिन को छोड़ के भी हम मंडे के बाद एक फ्रेश राय ले सकते हैं, जब मंथ एक्चुअल में स्टार्ट हो और तब जो प्राइस एक्शन हो, वीकेंड के सरप्राइजेस अवॉइड हो, वो हिसाब से फिलहाल मुझे लग रहा है कि जब तक निफ्टी 16,950 इस जोन को क्रॉस नहीं करती, हर रैली बेची ही जाएगी और शायद आज हम 16,800 के करीब जाए दोपहर तक। और उसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ मुझे वो ज्यादा वीक लग रही है, क्योंकि 38,000 पुट राइटर्स के खिलाफ मूव आ चुकी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद हम दोपहर में
150-200 पॉइंट या 300 पॉइंट भी हो सकता है, एक बड़ी डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं और करीबन 37,500 से लेके 37,400 इस जोन को छू लेंगे। तो दोनों ही तरफ मेरी बेयरिश राय है, खरीदारी के लिए बिल्कुल भी मैं ना कहूंगा। और जिनको शॉर्टिंग नहीं आती, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, ओवरनाइट इवेंट्स खत्म हो जाए, तब आप आराम से लॉन्ग्स ले सकते हो। फिलहाल मार्केट से आपको बाहर रहना होगा। तो इंडेक्स को आप अवॉइड ही करें, सीधी सीधी राय है प्रशांत जी की तरफ से। अभी कुछ मत करें, कल एक बड़ा एमपीसी का आउटकम आने वाला है, उसको भी देख लें और उसके बाद हफ्ते की जब नई शुरुआत होगी तब एक बार को अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन सो फार आप इंडेक्स को अवॉइड करके चलें, ये प्रशांत जी की आपको साफ राय है, चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो। तो प्रशांत जी, इस तरह के सिचुएशन सिनेरियो में हीरो जीरो दे पाएंगे आप? क्या करना चाहिए अगर दे रहे हैं तो? सुमित जी, मैं एक ऑप्शन को डेफिनेटली ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मुझे बैंक निफ्टी में लग रहा है कि दोपहर में एक अच्छी डाउनवर्ड मूव आ सकती है, तो मैं छोटे रिस्क के जरिए इसको ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली एक छोटी रिस्क लेने लायक होगी। तो जो 37,700 37,700 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है आज के एक्सपायरी की, अभी करीबन ये 110-115 के रेंज में चल रही है। मैं इसमें डेफिनेटली पोजीशन लेना चाहूंगा। मैं इसमें जस्ट एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखूंगा 20 रुपीज के आसपास। मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें होगा 115 से लेके सीधा 195-200 जोन का, और टारगेट 2 जो मेरा होगा वो 245 से लेके 250 का होगा। मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड मूव दे दे और हम 37,450 37,500 तक जाए, तो ये टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 37,700 के पुट जो कि 110 के जोन्स में कामकाज कर रही है, इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं हीरो जीरो ट्रेड के मुताबिक। पहला 200 और फिर 245, 195 और 245, दो टारगेट्स यहां प्रशांत जी देख रहे हैं। औपचारिक स्टॉप लॉस रहेगा 20 का। आपको ये बता दें कि हीरो जीरो ट्रेड उनके लिए है जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं और जो एक अच्छा खासा मार्केट के जो मूवमेंट है उनको प्ले कर सकते हैं, उनके लिए ये ट्रेड रहेगा। कोई भी नॉन रिस्की ट्रेडर्स इसके अंदर पोजीशंस एटलीस्ट ना बनाए। ये आज के लिए ही पोजीशन है और स्ट्रिक्टली अपने दोनों स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को आपको संभालना होगा। तो ये आपके लिए एक हीरो जीरो ट्रेड जो कि प्रशांत जी लेकर आए हैं। निफ्टी में आप निफ्टी बैंक में 37,700 के पुट के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। 110 के आसपास है, 195 245 टारगेट और 20 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां तेजी या मंदी आप देख रहे हैं? तो मैं एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी करना चाहूंगा, और कोटक बैंक मुझे लग रहा है काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मैं कोटक को शॉर्ट करना चाहूंगा। मैं जस्ट 1800 के ऊपर यानी 1803 पे मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो 1720 का होगा, 1720। ये मेरी फर्स्ट पिक होगी ऑन द शॉर्ट साइड। नेक्स्ट पिक मैं थोड़ा लॉन्ग साइड पे जाना चाहूंगा एफएमसीजी में, और इसमें जो जुबिलेंट फूड्स है, मुझे लग रहा है कि इसको 594 594 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम बाय कर सकते हैं, और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ 640 का, 640। और जो नेक्स्ट पिक होगी वो मुझे लग रहा है जो सेक्टर शायद अक्टूबर में आउट परफॉर्म कर जाए, पीएसयू बैंकिंग। इसमें दो स्टॉक मेरे रडार पे, एसबीआई और कैन बैंक। तो फिलहाल मैं कैनरा बैंक के साथ जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 203। थोड़ी सी डिप अगर दोपहर में मिल जाए तो डेफिनेटली अच्छी डिप होगी, और 203 के नीचे स्टॉप लॉस लेके हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हम रखेंगे 235 का। तो ये तीन मेरे पिक होंगी, जहां मैं एक कोटक बैंक शॉर्ट और जुबिलेंट फूड एंड कैनरा बैंक लॉन्ग जाना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट साइड पर आप जाएंगे। अगर आप बैंक्स में ही शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट के लिए, और कॉन्ट्रा ट्रेड आपके सामने रखा है केनरा बैंक, जिसको आप लॉन्ग ले सकते हैं। 203 के आसपास कहीं आपको स्टॉप लॉस रखना है इसमें, और अगर डिप मिल जाए ज़्यादा बेटर है, वहां पर आप लॉन्ग रखिए और पोजीशन में तेजी आप देख सकते हैं केनरा बैंक में। और जुबिलेंट फूड, ये 640 रुपए के टारगेट के लिए आप दाम लगाएंगे, 590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, मेरी याददाश्त में शायद आपने जुबिलेंट फूड में कभी शॉर्ट पोजीशन नहीं दी, हमेशा लॉन्ग ही रहे ना आप? जी, हर बार लॉन्ग रहे, और सुमित जी हर बार टारगेट हिट ही हुआ है। इस बार भी देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये बात तो सही है कि आपने हर बार इसमें टारगेट भी अचीव करवाए हैं, और जुबिलेंट फूड पुराना फेवरेट है प्रशांत जी का, तो आप 640 रुपए के टारगेट के लिए इसको देख सकते हैं, 590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअली कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं, जहां पे पहला नाम है एस्कॉर्ट्स। डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, एफ&ओ का टॉप गेनर है। प्रशांत जी, क्या करना चाहिए एस्कॉर्ट्स में? जी, जिनके पास इसमें पोजीशन है वो बिल्कुल ही बने रहे, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक ने एक मार्केट की बिल्कुल विपरीत मूव दी है, और शायद ये और ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा 2085 का, यानी करीबन 2% आपकी रिस्क हो जाएगी। और यह स्टॉक अगर यहाँ से पिकअप होता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है करीबन 2185 2185 का, और उसके ऊपर अगर 2220 भी दिख जाए तो भी मुझे लग रहा है कि अचीवेबल है। तो डेफिनेटली एक बाय लिस्ट में जाएगा। ऑटो सेक्टर में पूरे सेक्टर को ही आउट परफॉर्म कर रहा है, और श्योरली एक अच्छा पिक होगा। ओके,
अच्छा, मेटल देखिए, क्योंकि आज मेटल में भी मूव है। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में जेएसपीएल का नाम शुमार है, हिंडाल्को का नाम शुमार है, टाटा स्टील 1.5% ऊपर है। हालांकि तेजी उतनी नहीं बची जितनी पहले थी, लेकिन फिर भी मेटल आज तेजी में है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? इस पूरे पैक में, जबकि मुझे लग रहा है कि काफी लोगों का ध्यान टाटा स्टील पे, क्योंकि वो 100 के नीचे करीबन उसके सपोर्ट जोन के अवेलेबल है। बट मुझे इस जोन में जो स्टॉक ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो जिंदाल स्टील एंड पावर है, जो अभी करीबन 415 420 के 418 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इस सेक्टर में थोड़ा स्ट्रांग है और इसको हम डेफिनेटली 409 यानी छोटे रिस्क के साथ बाय कर सकते हैं और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 435 एज टारगेट 1 एंड 445 450 एज टारगेट 2। 435, 450, 52 ये दूसरा टारगेट रहेगा जहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं। और ये कॉल रहेगी मेटल में। अगर आप जाना चाह रहे हैं, टाटा स्टील को अवॉइड करें, आप जेएसपीएल को एटलीस्ट देख सकते हैं अगर आप मेटल में कोई पोजीशन लॉन्ग लेना चाह रहे हैं तो। बातचीत करेंगे हम आगे भी प्रशांत जी से, लेकिन उनसे पहले अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं राजेश पालविया साहब। कल राजेश पालविया साहब हमारे साथ मौजूद थे और सस्ते ऑप्शन के तौर पे उन्होंने एशियन पेंट्स पे अपनी कॉल दी थी, जहां पर एशियन पेंट्स की 3600 की शायद कॉल थी, जो कि उन्होंने बाय साइड पर रखी थी सस्ते ऑप्शन के तौर पे। पहला टारगेट था 125 और दूसरा टारगेट था 130, 85 का स्टॉप लॉस। आज ये भले 81 आपको दिख रहा है, लेकिन कल इसने पहला टारगेट अचीव किया 125, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया 130 का। राजेश पालविया साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ही बढ़िया कॉल थी आपकी कल, जिसने अपना लक्ष्य अचीव किया। जिनके पास एशियन पेंट्स है या निकल चुके होंगे वो तो बात अलग है, लेकिन मार्केट्स को लेकर या एशियन पेंट्स को लेकर अब आपकी राय क्या है? थैंक यू सुमित जी। तो देखिए, एशियन पेंट में काफी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में था और मार्केट वोलेटाइल था, तो थोड़ा सा मार्केट का जो बाइंग रुझान था वो डिफेंसिव की तरफ था और कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा था। अभी भी हमारा व्यू एशियन पेंट पे तो बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशियन पेंट में जरूर एक डिप मिला है आज। कल थोड़ा क्रूड में उछाल था इसके चलते, लेकिन हमें लगता है कि वापस एशियन पेंट में जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक वापस मूव करते हुए दिखेगा। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वापस बाय करने की और व्यू पॉजिटिव है। 3380 हमारा स्टॉप लॉस है, जब तक ये लेवल के ऊपर रहता है एशियन पेंट, ये डिप में बाय करने की सलाह है। आज हमें लगता है कि मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, तो एक्सपायरी के चलते है ये वॉलेटिलिटी रहेगी आज और कल के सेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है अगर 16,800 16,750 के लेवल नहीं टूटते हैं आज और कल के सेशन में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से एक अच्छा पुल बैक वापस मार्केट बनाता हुआ दिख सकता है। 17,200 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको वॉच करना होगा, वहां तक के पुल बैक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं अगर हम 16,750 के नीचे नहीं फिसलते हैं तो। तो राजेश जी मान रहे हैं कि अगर 16,750 के नीचे नहीं जाता है इंडेक्स, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग साइड पर। और एशियन पेंट्स को लेकर उनका व्यू अभी भी पॉजिटिव है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है आज के लिए तो, या नियर टर्म मोमेंटम तो मिल गया, लेकिन अगर आप लॉन्गर होराइजन है तो बात अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, शानदार कॉल देने के लिए और दोबारा हमसे बातचीत करने के लिए मार्केट्स को लेकर भी। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इसी तरह की एक और कॉल जो कि आपके लिए प्रशांत जी भी लेकर आए हैं, छोटे से ब्रेक के उस पर वो भी जानते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप
प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है, यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेज से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा, और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स। हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यू नो, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है फ्रॉम लास्ट ईयर टू नाउ। सो एंड बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? सो हाय अर्शदा, मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल हो गए शुगर को। मनीष की कंपनी आई थिंक भी 8-9 इयर्स से है मार्केट में, एंड हमने बहुत सारे साइकिल्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स। एंड एक चीज वो देखी है कि जब फंडिंग विंटर होता है, जब अकाल पड़ जाता है फंड रेजिंग में, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक बेटर माहौल होता है, बिकॉज मनी सिर्फ अच्छी कंपनीज में जाता है। एंड ओवरऑल ब्यूटी अगर देखेंगे एज अ कैटेगरी, तो जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें 70% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन है, तो जो कितना बर्न करना है वो एक बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड डिसीजन होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो फंडामेंटल, जहां कैश आ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसे मनीष ने बोला स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स अच्छे हैं, बर्न कम है, ऐसे बिजनेसेस की डिमांड एक्चुअली जब फंडिंग विंटर होती है तो बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली तो जरूर है, लेकिन अभी भी एटलीस्ट 0.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में है, और करीब 3/4% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। 32 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, और निफ्टी बैंक जो थोड़ी देर पहले लाल निशान में था वो वापस हरे निशान के अंदर स्लाइटली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिचुएशन सिनेरियो में प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आपने आइडेंटिफाई किया? जी सुमित जी, एक बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जो जहां तक मुझे याद है, एक बार वीरेंद्र जी के साथ इसी शो पे जुलाई के एंड में बात करते हैं, मैंने कहा था करीबन 27 का प्राइस था, और मैंने कहा था कि ये बैंक एक जो हम कहते हैं कि अगली डकलिंग टर्निंग इनटू अ स्वान, उस कैटेगरी में जा रहा है, और वहां से शायद वो पिक्चर चेंज हो सकता है। तो वो उसमें एक बहुत अच्छी रैली आई, और अब जो डिप आई है तो इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए अक्टूबर में ट्रेड करना चाहूंगा।
और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो 50 यानी 50 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन अभी वो 1.3 के आसपास है। इसको मैं थोड़ा नीचे यानी 1.15 के नीचे खरीदना चाहूंगा और शायद आज दोपहर में या कल तक वो मिल जाएगी। उसके बाद मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो करीबन 0.55 के नीचे रखूंगा। मेरा टारगेट होगा 2.4 का फर्स्ट टारगेट। मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शायद अक्टूबर में अच्छी मूव दे सकता है और ये करीबन 52-53 के लेवल तक जा सकता है और इसीलिए मैं इसको एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट की अक्टूबर की 50 की कॉल आपको, जो कि करीब करीब ₹1.30 के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है, 1.35 के आसपास, इसे आप खरीदेंगे 1.15 1.10 के आसपास। इसके लिए जो लक्ष्य देख रहे हैं प्रशांत जी वो ₹2.5 देख रहे हैं और इसमें जो एक स्टॉप लॉस लगाना है वो 50 पैसे का आपको लगा कर चलना है। ये प्रशांत जी की तरफ से एक सस्ते ऑप्शन के तौर पे उन्होंने कॉल चुनी है। प्रशांत जी, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक प्राइवेट बैंक में आप बिकवाली की राय दे रहे हैं, एक पीएसयू बैंक में आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, एक प्राइवेट बैंक में आप तेजी की बात कर रहे हैं सस्ते ऑप्शन में। ऐसा क्यों मिला जुला? और बैंक निफ्टी भी आपका सेल का व्यू है, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग एक ही सेक्टर में, ऐसा कैसे? सुमित जी, जो व्यू है वो मेरा आज दोपहर के लिए है कि बैंक निफ्टी में बिकवाली होगी। ओवरऑल अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि हम बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं। तो जो आज की बिकवाली है उसी को मैं ट्रेड करना चाहूंगा एक पुट के जरिए, जो हमने हीरो या जीरो देखा है। और ओवरऑल जो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होकर आउट परफॉर्म कर सकता है। क्लियर व्यू, आज बिकवाली रहेगी, नियर टर्म प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद एक जोरदार तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली के तौर पे, जिसको इनकैश करेंगे प्राइवेट बैंक्स के थ्रू। तो आप सीजनल या सिचुएशनल ट्रेड आपको जो है वो लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, क्लियर थॉट हमें देने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति अपनी बताने के लिए। बाजारों में अब बढ़िया लोअर लेवल से मूव आया जरूर है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, जो कि एटलीस्ट अभी भी 0.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वोलेटाइल सेशन बना हुआ है। एक्सपायरी का दिन है तो देखना होगा सेकंड हाफ कैसे प्ले आउट होता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बोर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।